हमारे बीच हैं आगरा लोकसभा के बीजेपी के प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब, जो कि दिन रात एक करके धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज एक गांव में बापसा में वो हमारे साथ हैं। आज उनसे बात करते हैं किस तरह का उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। चूँकि अब चुनाव का समय भी बहुत नज़दीक है मतदान का, तो किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहा है, क्या क्या मुद्दे वो जनता के बीच में उठा रहे हैं। जी सर। लोकतंत्र में चुनाव प्रचार का सबसे अच्छा तरीका होता है कि मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट। इसलिए घर बैठ के फरमान जारी करना अथवा मैसेज के द्वारा वोट मांगना अथवा अपील करने की जगह मैं कोशिश करता हूं यथासंभव सभी मतदाताओं के पास पहुंचने का। तो मैं आज जलेसर विधानसभा के बापसा गांव में इस समय लोगों से संपर्क कर रहा हूं, और जो भाषण कम समय हुआ है और स्वागत ज़्यादा समय हुआ है। थोड़ी देर पहले आप आते तो आपको ऐसा लगता था कि चुनाव हो चुका है, मैं जीत चुका हूं, मंत्री बन चुका हूं, और इसके बाद स्वागत समारोह हो रहा है। तो ये दृश्य इस बात का प्रतीक है कि लोगों को नरेंद्र मोदी जी में, योगी जी में और अपने प्रत्याशी के प्रति श्रद्धा भी है और लगाव भी है, इसलिए इतना लंबा स्वागत हो रहा है और सातों जातियों के लोगों ने आकर के यहाँ पर स्वागत किया है। सर, आप आगरा जैसी विश्व प्रसिद्ध जनपद से सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में भी हैं। क्या आगरा के विकास की योजनाएं हैं जो कि आपने अभी तक पूर्ण की हैं, और आगे उनका आपका रोड मैप क्या है? आगरा में वैसे तो देखो हर जगह का सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा ये एजेंडा होता है। 5 विधानसभाएं, पाँचों का मिजाज अलग है। इस समय मैं एटा ज़िले में हूँ। आगरा के लोगों को ये भी नहीं पता है कि एटा की जलेसर विधानसभा भी आगरा में है। वो लोग टेढ़ी बगिया या मंडी समझ तक समझते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि नहर पार करके बिदरका गाँव भी आगरा पार्लियामेंट में, अथवा नगला खिल्ली, नगला बंदी, मुमिया खेला, रामनगर या बापसा या ककराला या किशनपुर, ये नहीं पता लोगों को। जावड़ा नहीं पता है लोगों को। बसंतरा, नगला गलुआ, नगला भूरा, राजा का नगला नहीं पता है, पेपैरा नहीं पता है, तो मरगुजिया और नावली नहीं पता है। अब इनकी समस्या अलग है और कमला नगर की समस्या अलग है, तो कोई कॉमन एजेंडा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी मुख्य ये है कि आगरा में 89 साल से 90 साल से एक एयरपोर्ट होता था, और उसमें एक फ़्लाइट कभी कभी आती थी दिल्ली, आगरा, खजुराहो, बनारस। लेकिन मेरे छोटे से कार्यकाल में आगरा से फ़्लाइट लखनऊ जा रही है, आगरा से भोपाल, आगरा से मुंबई, आगरा से अहमदाबाद और आगरा से बेंगलोर, आगरा से जयपुर। ये एक बड़ी उपलब्धि है। एयरफोर्स बहुत बाधक है। जैसे 3 दिन पहले मुझे मध्य प्रदेश हवाई जहाज़ से जाना था प्रचार के लिए, गुना, ग्वालियर और भिंड और मुरैना, तो हम 1 घंटे नहीं उड़ पाए क्योंकि एयरफोर्स की एक्सरसाइज चल रही थी। अब हमारा सिविल जो है टर्मिनल अलग बन रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री का धन्यवाद कि जितने एकड़ ज़मीन चाहिए थी मिल गई है, एक्वायर हो गई है, किसानों ने बैनामा कर दिया है, उनका हमने मुआवजा दे दिया है। कोई लिटिगेशन हाईकोर्ट में नहीं है, पर्यावरण की अनुमति मिल गई है और टेंडर प्रोसीजर में है। चुनाव के बाद सबसे पहला काम होगा कि प्रधानमंत्री भूमि पूजन करने के लिए या तो आएंगे या दिल्ली से करेंगे। इसके बाद जब हमारा सिविल का बन जाएगा तो विदेशों के चार्टर्ड प्लेन आगरा आया करेंगे, और देश में हर बड़े शहर से एक फ़्लाइट आया करेगी। आगरा पर्यटन का बड़ा केंद्र है। विश्व का कोई भी व्यक्ति यदि पर्यटन की दृष्टि से भारत आता है तो ताजमहल देखने के लिए आता है, बाद में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जाता है। नाइट स्टे करेगा तो 4 पैसे आगरा को मिलेंगे। डेस्टिनेशन मैरिज हो रही हैं। अभी पंजाब के MP साहब ने कहा कि उनकी भतीजी की शादी है, तो मैंने कहा क्या लड़के वाले आगरा के? बोले नहीं, लड़के वाले पंजाब के और लड़के वाले कानपुर के, लेकिन चूँकि आगरा में ताजमहल है और बगल में मथुरा है तो डेस्टिनेशन मैरिज हो रही है। तो जब हवाई जहाज चलेंगे डेस्टिनेशन मैरिज होंगी। हमने मेट्रो चला दी है और स्मार्ट सिटी में आगरा है, और अब बैराज बाकी है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ नहीं हुई मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, बैराज बाकी है। मुख्यमंत्री से बात हुई है, DPR बन रही है। आगरा में 15 ब्लॉकों में से 14 डार्क हो गए हैं, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, और रिवर फ्रंट हमेशा पर्यटकों को आकर्षित करता है, चाहे लखनऊ का रिवर फ्रंट हो या मिसिसिपी, मिसौरी का हो या टेम्स का हो या अमेजन का हो या नाइल का हो या साबरमती का हो अहमदाबाद में। तो जैसे ही बैराज बनेगा तो वाटर स्पोर्ट्स हुआ करेंगे, लोग रात में रुकेंगे। पर्यटक आगरा रुकता नहीं है क्योंकि हमने एक्सप्रेसवे बनाई, हमने गतिमान चलाई, हम ही ने वंदे भारतों को रोका, हमने राजधानियाँ रोकी हैं। पर्यटक आता है, दिल्ली चला जाता है, वापस दिल्ली में रुकता है। तो रात रुकेगा तो आगरा की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। बघेल साहब, आप केंद्रीय कानून राज्य मंत्री भी रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। इस निर्णय को आप कैसा मानते हैं? महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण है कि पैरामिलिट्री फोर्स में 33% आरक्षण है, लोअर जुडिशरी में 33% आरक्षण है,
इसके अलावा जो बड़ा काम हुआ कि असली अंत्योदय वो हुआ है कि एक तो महिलाएं पिछड़ी, ऊपर से आदिवासी और पिछड़ी, ऊपर से उड़ीसा की और पिछड़ी। तो उड़ीसा में रहने वाली आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना करके महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण। और अब लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं का आरक्षण अगले ही चुनाव में होगा। तो ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया चारों में कायदे में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ IAS की टॉपर वो लोग हो रही हैं, नीट की एग्ज़ाम आती है तो बच्चियाँ टॉप कर रही हैं, IIM में बच्चियाँ आ रही हैं, सिविल में बच्चियाँ आ रही हैं, हम जहाज़ में जाते हैं तो पायलट लड़की होती है। तो महिलाओं को बहुत दबा के रखा गया था और अब उनको उनका हक मोदी जी के कार्यकाल में पूरी तरह से मिल रहा है। सर, एक बड़ा प्रश्न है, आज राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाया है कि प्रज्वल रेमन्ना नाम का एक व्यक्ति है, जनता दल एस का जो प्रत्याशी था, उसका प्रचार करने गए थे। उन्होंने कहा है महिलाओं का अपमान है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर आप देखिए, जब कोई चीज़ वायरल होती है उसके बाद ही पता चल पाता है। जब तक कोई चीज़ पता नहीं है तो उसमें प्रचार करने में मुझे दिक्कत नहीं लगती है। लेकिन जब वायरल कोई होती है उसके बाद हम लोग ख्याल रखते हैं। अब मैं एक दिन में 5-5 हज़ार लोगों के साथ सेल्फी खिंचवा रहा हूँ। किसी दिन आप ही दिखाओगे कि मंत्री के दाहिने हाथ पर लाल शर्ट पहने हुआ शार्प शूटर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ जब शादी में हज़ार लोग सेल्फी लेते हैं। ये कोई इसलिए हम लोग बचते हैं। लेकिन जब पता चल जाता है कि आपराधिक छवि है तो कोशिश करते हैं कि दूरी बना के रखी जाए। कार्रवाई होनी चाहिए उन पर, रेमन्ना पर आपके साथ? देश का कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। सर, एक और लास्ट सवाल, अखिलेश यादव ने जो वैक्सीन कोरोना थी उस पर प्रश्न उठाए हैं। उनका कहना है कि हार्ट अटैक हो रहे हैं और कोरोना बनाने वाली कंपनी की जो फार्मूला बनाने में उसका कहना है कि इससे हार्ट अटैक की संभावना है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, ICMR, मैं इसी विभाग को देख रहा हूँ। ICMR ने रिसर्च की है और रिसर्च के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी की है। जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी दूसरे लोगों की तुलना में वो ज़्यादा सुरक्षित हैं। और अखिलेश यादव ने उस समय भी देश को भ्रमित कर दिया था कि ये भाजपाई वैक्सीन है, उनके समर्थकों ने नहीं लगाई और उससे हमारा वैक्सीनेशन का मूवमेंट पीछे गया था। सुनते हैं कि समुद्र मंथन से अमृत निकला था, वो निकला होगा। लेकिन मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ, वैक्सीन का इतिहास 8-10 साल का होता है। लेकिन 7-8 महीने की अथक मेहनत के बाद मुख्य प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, WHO के सहयोग से, विश्व के वैज्ञानिकों की आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंस से हम 8 महीने में एक वैक्सीन बनाने में सफल हुई और एक ही दिन में कई करोड़ लोगों को लगाई थी। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, ये फिर भ्रम करने वाली स्थिति पैदा हो रही है। तो ये थे SP सिंह बघेल साहब, जिन्होंने साफ कहा कि जो वैक्सीन के ऊपर भ्रम फैलाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। और उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर वो चुनाव जीतेंगे, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं और आगे आने वाले समय के लिए उन्होंने एजेंडा भी प्रस्तुत किया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।